नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन पे इतनी ज़्यादा बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके चुनाव आयोग तक, और सारे लोग बिहार चुनाव पे हैं। तो फ्राइडे को जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, थोड़ी अंकों की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि एक बार ज़रा इस पर भी झांक के देख लिया जाए कि बिहार में स्थिति है क्या। इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले मैं इसलिए बता दूं कि जो इस बार का बिहार चुनाव है उसके ग्राउंड रूल्स थोड़े से चेंज इसलिए हो रहे हैं कि चुनाव आयोग कितना मदद कर पाएगा बीजेपी की, वो अब लोगों की स्क्रूटनी में आ गया है। अब तो ये स्पष्ट है कि आज से नहीं, जब से मतलब चाणक्य जी आए और जब से बाकी नेतृत्व आया, वो लगातार बिहार इलेक्शन ही देश के किसी भी इलेक्शन में चुनाव आयोग की एक भूमिका को लेके संदेह रहता था, लेकिन अब तो वो खुलेआम हो गया है। खुलेआम भी हो गया और बेशर्मी भी हो गई। उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है कि हाँ ठीक है, चुनाव आयोग है और मेरा जैसे मन करेगा मैं उस तरह से बीजेपी का फ़ायदा कराऊंगा। कुछ इस तरह की बात कोट अनकोट है, मतलब उसको कहा नहीं गया है, लेकिन उसका अगर समझिए तो उसका मतलब यही है। थोड़ा 2020 का, क्योंकि आज अगर अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करनी है तो 2020 विधानसभा इलेक्शन को हम लोग बेसिस बना लें तो एक जो अभी आप टेबल, अब मैं आपको सबसे पहले एक टेबल दिखा दे रहा हूं। इसमें आपको 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रुप तो एनडीए का है। कितनी सीटें किसने लड़ी, कितनी जीती, और जो थर्ड कॉलम है वो इंपॉर्टेंट है। जितनी सीट लड़े उस पे उसको कंटेस्टेड वोट परसेंटेज क्या था। टोटल वोट परसेंटेज कभी कभी मिसनोमर हो जाता है। जैसे एलजेपी 148 सीट पे लड़ी, उसका टोटल वोट परसेंटेज करीब 5.5% है, जीती एक। तो इसका कोई मतलब आपको कोई समझ में नहीं आता है, खास करके जब गठबंधन में आप लड़ रहे हैं, जहां पे बीजेपी 110 सीट, जनता दल यू 115 सीट, हमारे मांझी जी की पार्टी 7 सीट, और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 13 सीट। अब 110 के मुकाबले 74 सीट बीजेपी जीती। मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, और ये आपको कंटेस्टेड जो वोट है वो शेयर भी समझ में आ जाएगा कि इसको सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज इसका था। जेडीयू 115 में 43, खराब स्ट्राइक रेट। कारण सबको पता है, क्योंकि अमित शाह ने चिराग पासवान को इस काम के लिए तैयार किया था कि किसी भी तरह से करके नीतीश कुमार की सीटें कम करनी है, ये जग जाहिर था। और इसीलिए उन्होंने 148 सीटें, 115 सीट जहां जहां जेडीयू लड़ रहे थे वहां तो लड़ाया ही लड़ाया। बीजेपी को छोड़ के काफ़ी जगह, एक आध जगह बीजेपी को कहीं लड़ाया था, लेकिन उन्होंने बेसिकली नीतीश कुमार को 43 सीट में लाने में एक अहम भूमिका रही। उनका देखिए वोट परसेंटेज 33.5, फिर 7 में 4 मांझी जी और 13 में 4 वीआईपी के मुकेश सहनी जी, बहुत अच्छा नहीं। टोटल 245 में 125 सीट जीते। 243 सीट है, 2 सीट पे रिबल कैंडिडेट भी थे, तो इसलिए 245 सीट टोटल, उम्मीदवार 245 हुए थे। अब सेकंड उसमें आ जाइए जहां पे आपको महागठबंधन उस समय कहलाता था, अब जो इंडिया गठबंधन हो गया है, आरजेडी 144 में 75। टेक्निकली बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा जीती, लेकिन नंबर ऑफ सीट ज़्यादा लड़ रही थी। वो 110 में उन्होंने 74 निकाले, इन्होंने 144 में 75 निकाले, तो स्ट्राइक रेट वो वाला नहीं था। कांग्रेस 70 में 19, और बहुत से लोगों का उस समय भी मानना है, अभी भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी गई थी, कांग्रेस इतने सीट की हकदार नहीं थी, और वहाँ पे जो सरकार नहीं बन पाई उसमें एक बड़ा काम, वजह ये थी कि वहाँ पे कांग्रेस के अपने एक्सप्लेनेशन से, कांग्रेस अपने तौर पे कहती है कि भाई हमें वो सीटें दी गई थी जहाँ पे ट्रेडिशनली विपक्ष हारता रहता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पे एक बात महीन ये है कि आप जरा जेडीयू का कंटेस्टेड वोट शेयर देखिए, कहाँ कहाँ सीट पे लड़े और उनका वोट शेयर क्या था, 33.5। कांग्रेस का भी सेम वोट शेयर है, तो जितनी सीटें मिली उसमें अगर उसका परसेंटेज निकाला जाए तो 33.5% थे। तो ऐसा जितना ढोल पीटा जाता है कि कांग्रेस ने बिल्कुल गद बिगाड़ दी, वो ग्राउंड पे वो रियलिटी नहीं है। सीपीआईएमएल बहुत ही अच्छा, वो 19 में 12, सीपीएम 4 में 2 और सीपीआई 6 में 2, कुल 243 में 110 सीटें। अब
मैं इसके बाद का इसलिए आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि उस पर थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे कि उसका वो क्या है। अब एक चीज जान लीजिए कि एक तो जेडीयू और कांग्रेस ने एक जैसा परफॉर्मेंस था 2020 में, और जेडीयू का वो परफॉर्मेंस करके नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए, और कांग्रेस के जिम्मे ये हुआ कि ये तो बहुत ही रद्दी हैं, इन्होंने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अगर कांग्रेस ठीक से ज़्यादा सीटें जेडीयू को आरजेडी को दे दी होती तो सरकार बन जाती। अब एक चीज़ एक और चीज़ समझने वाली है कि एनडीए में बागी उम्मीदवार हो गए थे, 2 लोग एक्स्ट्रा थे। महागठबंधन में उस समय भी एक भी बागी उम्मीदवार नहीं हुआ, तो 5 दलों का संगठन था, लेकिन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था, कहीं कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं लड़ा था। एक चीज और समझ लीजिए कि ये बहुत क्लोज इलेक्शन था 2020 का। 2020 का क्लोज इलेक्शन का एक और आंकड़ा आपको बता दूं, और मैं जगह भी बता दे रहा हूं, वहां जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इतने आंकड़े का यहां देखिए आपका टाइम खराब होगा। इंडिया वोट्स एक साइट है, वहां पे जाइए, पार्लियामेंट या विधानसभा जो भी इलेक्शन देखना चाहते हैं, जिस ईयर का देखना चाहते हैं वहां देख लीजिए। एक इंटरेस्टिंग डेटा है, बिहार में 2020 में विधानसभा इलेक्शन में जो वो विनिंग मार्जिन था, जो जीत का अंतर था, वो जो भी वोट था, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 वोट से जीता, लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है, जो थर्ड आया, उसके वोट उसको कितने मिले, ये वहीं से निकला है। तीसरा जो कैंडिडेट आया, अगर उसको वोट 10,000 से ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी वजह से पोल के परफॉर्मेंस पे कुछ असर पड़ा है। ही गॉट मोर वोट्स देन दी वोट्स बाय मोर वोट्स देन दी मार्जिन। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन ये कहा जा सकता है कि वो तीसरा जो भी उम्मीदवार था उसने खेल बिगाड़ा। किसका बिगाड़ा किसका नहीं बिगाड़ा ये अलग बात है। बिहार में 243 सीट में 240 सीट, बोला खुद सोच ले, 243 में 240 सीट में जो तीसरा नंबर पे उम्मीदवार आया, उसको जो वोट मिला वो मार्जिन से ज्यादा था। मतलब उम्मीदवार की जीत हार की जो मार्जिन थी उससे ज्यादा वोट तीसरे उम्मीदवार को मिल रहा था। ये एक इंटरेस्टिंग वो है कि इलेक्शन बहुत ही क्लोज था वहाँ। मैं अब जिस बात की वजह से ये कह रहा था, ये आपको बता रहा था, अब फिर से आ जाइए उस टेबल पे। उस टेबल पे नीचे कुछ लोग हैं और प्लेयर्स हैं। AIAIM 20 सीट पे लड़े, हालांकि वो एक गठबंधन में लड़ रहे थे, वो बीएसपी और 3 पार्टी मिल के गठबंधन, उन्होंने 20 ही सीट मिली थी, 20 में 5 सीटें निकाली। दूसरे LJP हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, 135 में 1 सीट निकाली। ये मैं 2 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में जैसा लगता है LJP को एनडीए के साथ जाना है। अब नीतीश जी की कितनी सीटें कम होंगी, बीजेपी कितना अकोमोडेट करेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बिहार में मोटे तौर पे एक MP की सीट के नीचे 8 MLA की सीट्स होती हैं। यूपी में 1 के नीचे 5 होती हैं, वहां पे 1 के नीचे 8 होती हैं। तो अगर उनके 5 MP हैं तो उनको 40 सीट तो मिलनी चाहिए, गोइंग बाय दैट लॉजिक। लेट्स सी, अब देखने की बात यह है कि उनको इस विधानसभा चुनाव में कितने मिलते हैं। लेकिन अगर LJP एनडीए के साथ, नीतीश के साथ लड़के उनको एक वेटेज प्रोवाइड करेंगे, तो AIMIM जो है, जिसकी पूरी संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन में आके अगर चुनाव लड़ रहा है तो उस जो एडवांटेज इंडिया की है वो इसको राइट ऑफ करेगा, उसको बराबर कर देगा। नंबर 1। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है, कुछ लोगों का यह मानना है कि BSP B टीम की तरह बीजेपी के काम करती है और वो उस तरह के कैंडिडेट उतारती है जिससे विपक्षी दलों का नुकसान हो। ठीक बात है। एक यहां पे भी चीज याद रखिए, एक पार्टी है जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक थी, है नहीं। ये पार्टी पप्पू यादव की थी। पप्पू यादव ने 2020 के इलेक्शन में 148 जगह अपने कैंडिडेट उतारे थे। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट इस बार इलेक्शन जीत के आ गए हैं, ये क्रेडिट की बात है। मतलब एनडीए और महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स को हरा के पप्पू यादव आ गए। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। तो वो एडवांटेज
अगर कहीं पे बीएसपी का कांग्रेस एनडीए को मिलता है तो पप्पू यादव की पार्टी का इधर भी मिल रहा है, तो ये मेरे ख्याल में काउंटर बैलेंस हो जा रहा है। अब मैं एक दो और आपको इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से दिमाग में ये कि अच्छा है, अब एक आप नाम सुनते होंगे सीमांचल, सीमांचल आप सुनते होंगे, सीमांचल है भाई, सीमांचल है। सीमांचल के बारे में जनरल इंप्रेशन यह है कि वो बिल्कुल मुसलमानों का वहां बोलबाला है और वहां केवल मुस्लिम वोट ही हैं। कुछ हद तक सत्य भी है। ये बेसिकली जो कमिश्नरी होती है पूर्णिया कमिश्नरी है, पूर्णिया कमिश्नरी को ही सीमांचल बोलते हैं। उसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब एक मैं आपको फिर से ये दिखाता हूं। अररिया में टोटल 6 सीट हैं। मैं इस मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो यह ना कि सीमांचल है और वहां तो भाई पूरे मुसलमान हैं और ये तो गढ़ है, इंडिया गठबंधन है। गढ़ की क्या हालत है वो देख लीजिए। अररिया में 6 सीटें हैं। बीजेपी 3 सीट जीती पिछली बार, जेडीयू 1, कांग्रेस 1, एआईएमआईएम 1, आरजेडी 0। तो ये हो गया अररिया। किशनगंज टोटल 4 सीटें, बीजेपी कोई नहीं, जेडीयू कोई नहीं, आरजेडी 1, कांग्रेस 1, एआईएमआईएम 2। पूर्णिया कुल 7 सीट, आप सामने देख ही रहा है, 2 बीजेपी, 2 जेडीयू, 2 एआईएमआईएम, 1 कांग्रेस। और कटिहार 7 सीट, 3 बीजेपी, 1 जेडीयू, 2 कांग्रेस और 1 सीपीआई-एमएल। कुल 24 सीटों में 8 सीट बीजेपी जीती है, 4 सीट जेडीयू जीती है, आधी सीट एनडीए गठबंधन जीता है और 5 सीट एआईएमआईएम जीता है। तो वो उस समय इंडिया गठबंधन का साथ ना उस समय था ना, आज की तारीख में नहीं है। आरजेडी 1 सीट जीती, कांग्रेस 5 सीट जीती तो 6 और सीपीआई-एमएल 1 जीती 7। 24 में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को 7 सीट मिली, एनडीए को 12 सीट मिली। तो बोलबाला वहां एनडीए का था। तो इसलिए ये रीड करना कि अरे वो हो जाएंगे और इस समय बीजेपी ने सेंध लगा दिया, सेंध नहीं, बीजेपी वहां स्ट्रांग थी क्योंकि वो जो वोट का पोलराइजेशन है वो वहां पे बहुत ज्यादा होता है। मैं थोड़ा एक चीज और आपको फिगर इसलिए बता दूं, जो ये सीमांचल है, ये जो पूर्णिया कमिश्नरी है, इसमें 46% मुस्लिम है और डिस्ट्रीब्यूशन ये है उस मुस्लिम वोटरों का। पूर्णिया में 23% है, किशनगंज में 68% मुस्लिम है, अररिया में 43 और कटिहार में 22% मुस्लिम हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी को 7 सीटें मिली थी, एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी, 12 सीट इनके पास थी। अगर आज ये दोनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो फिर बीजेपी और या एनडीए को अपनी 12 सीट कायम रखना मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मुसलमान कैंडिडेट तो होंगे नहीं ना। तो जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपनी गुडविल पे लाएगा। कांग्रेस इसी वजह से 5 सीट यहां से जीत के आई थी। और अगर आपको याद हो, जब भारत जोड़ो एक यात्रा का सेकंड फेज कर रहे थे, फेज 2 राहुल गांधी, तो जब वो बंगाल से घुसे थे तो उन्होंने सीमांचल में बहुत टाइम लगाया था। अब मैं जरा एक दो चीजें आपको और इसलिए कर दूं कि वो भी एक समझना जरूरी है। 2020 की मतदाता सूची पे भी थोड़ी बात कर ली जाए। कुल वोट 7,36,47,660 थे इन 2020 के विधानसभा चुनाव में। जो वोट्स पोल हुए थे 4,21,94,050 वोट हुए थे, 57.29%। वोट कोई 60% नहीं होते, 57% हुए थे। बिहार में एक चीज और जान लीजिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिहार में नोटा भी 1.6% था। बिहार में नोटा का बहुत प्रयोग हुआ था। जहां पे 57% वोट पड़ रहे हैं वहां पे 1.68% नोटा को मिल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नोटा भी वहां प्ले कर सकता है गेम को। 7 लाख से ऊपर वोट मिले थे नोटा को। अब एक और चीज समझिए, अब मैं लास्ट ये करके आपको मेन जो आ जाऊंगा, जो मेरी एनालिसिस है मैं उस पर आ जाऊंगा। 5 ये भी समझना जरूरी है, क्लोज कंटेस्ट विधानसभा में आप किसको मानते हैं? मेरे हिसाब से 5,000 से कम पे अगर हार जीत हो रही है तो वो क्लोज कंटेस्ट है। 5,000 कैन वोट्स इधर से उधर एक रात में हो सकते हैं, बहुत से उसके कारण हैं। हम लोगों ने ये सब देखा कि जब बनारस में आके अमित शाह 3 दिन कैंप किए लास्ट में,
तो वो वहाँ तो 5 कंस्टिट्यूंसीज थी विधानसभा की, तो उन्होंने मोदी जी के वोट को वहाँ बैठ के उसको मैनेज करके, जो इस भी ढंग से होता है, डरा के, धमका के, पैसा दे के, लालच दे के, वो जैसे भी किया वो मैनेज किया गया। 5000 वोट्स के कम से अंतर से जो हार जीत हुई है वो 52 सीट्स हैं, 52 सीट है। ये तो ठीक है भाई, 52 सीट है, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग पार्ट अब है, इस 52 सीट में जो क्लोज कंटेस्ट हुआ था 5000 वाला, उसमें आरजेडी 15 सीट जीती थी। मैं उसको कैसे रीड कर रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा। जेडीयू 13 सीट जीती थी, जबकि जेडीयू के टोटल 43 हैं, 13, बीजेपी 9 सीट, कांग्रेस 9 सीट, और एलजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, हम, वीआईपी और इंडिपेंडेंट एक सीट जीते थे, 6 सीटें लोग जीते थे आउट ऑफ दिस 52। अब मेरे हिसाब से इस इलेक्शन को क्या क्या चीजें वे कर रही हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें क्यों एनडीए थोड़ा रिसीविंग एंड पे है, उसको क्यों बेचैनी अब आपकी समझ में आ रही है कि ये जो चुनाव को लेके जो बेचैनी है कि बेईमानी करो, वोट काटो, वोट लाओ, इधर करो, चुनाव आयोग करो, ईवीएम को रिग कर, जो भी चाहे वो करो, लेकिन बिहार में बेचैनी के कारण अब समझ लीजिए नंबर 1 कारण, नीतीश जी और मोदी जी दोनों अब ढलान पे हैं। वो अपने करियर के चमकते हुए सूरज नहीं है, वो अब ढलते हुए सूरज हैं। तो इसलिए उनके पॉलिटिकल कैरियर की शाम है, ये दिन नहीं है। तो पहला कारण तो ये। दूसरा, ये जब मैंने आपको बताया था ना कि बीजेपी आरजेडी 15 जीती, जेडीयू 13 जीती, इसका एक कारण था। जिसकी सरकार है, जिसके पास प्रशासन का डंडा है, उत्तर प्रदेश के लोग इसको बहुत ठीक से समझते हैं। रामपुर में 5 लाख, करीब 3 से 5 लाख वोटरों को वोट ही नहीं देने दिया, घर से नहीं निकलने देंगे, खबरदार अगर घर से निकले। प्रशासन का डंडा जिसके पास है, उसको विधानसभा चुनाव में, और पंचायत का तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो होता ही होता है, पंचायत विधानसभा चुनाव में भी एडवांटेज जरूर होती है। और ये एडवांटेज यहां पे आपको दिख रही है कि जेडीयू जो केवल 43 सीट जीती थी, उस 43 में 13 क्लोज कंटेस्ट जब हुआ तो जेडीयू जीत गई। तो एक तो यह है कि जिसकी सरकार उसकी एडवांटेज, और सरकार अभी भी नीतीश कुमार की है, सरकार मोदी जी की नहीं है, यह ध्यान रखिएगा बिहार में। तीसरी बात, लोकसभा एमपी, जब 2020 का चुनाव हुआ तो लोकसभा 2019 हो चुका था। एनडीए के कितने एमपी थे? 39, 40 में 39 एनडीए के एमपी, 1 एमपी इंडिया का, कांग्रेस का। याद है ये भाई? बीजेपी के 17, जनता दल यू के 16, एलजेपी के 5, एलजेपी के 6, माफ कीजिएगा, 39 इन्हीं लोग थे, 1 कांग्रेस का। अब क्या है स्थिति? 2024 का इलेक्शन हो गया है, अब कितने हैं एनडीए के? 39 की जगह 30, और आरजेडी और कांग्रेस, मतलब महागठबंधन के कितने हैं? 10, क्योंकि पप्पू यादव को भी मिला रहे हैं। आरजेडी 4, कांग्रेस 3, सीपीआईएमएल 2, पप्पू यादव 1, 10। तो जो जहां 1 थे, मतलब जहां पे 1 एमपी मतलब 2.5% था, अब वहां 40 में अगर 10 हैं तो 25% है। 2.5 से ये 25% पहुंच गए हैं, और जो 97.5% थे एनडीए, वो वहां से घट के 75% हो गए। तो मेरा सर गया, एमपी जो पॉलिटिक्स समझते हैं, एमपी का अपनी कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा दबदबा भी होता है, और इतनी पकड़ होती है कि वो ब्लेटेंटली बेईमानी नहीं होने देगा। मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं कि ये जो भी ये मतदाता सूची में कर रहे हैं, क्योंकि 10 इंडिया गठबंधन के पास एमपी हैं, वो एक एसेट है इनके लिए। एक बात मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता सूची में जो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करके इन्होंने उल्टा कर दिया था, बीजेपी का नुकसान हुआ था, उसी तरह से जो अभी इन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की गई कि किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के को वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, ये यही था। ये तो साफ हो गया है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द टाइमिंग, द प्रोसेस एंड द इंटेंशन
ये तो साफ है। टाइमिंग आप इस समय एक महीने के अंदर ऐसी हड़बड़ाहट क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ऑपोजिशन की ये वेकअप कॉल है। हरियाणा में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में तो ये आ गया कि भाई जितने वहां के जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा वोटर, जितनी एडल्ट जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा वोटर, ये तो सबके सामने आ गया। तो ये वेकअप कॉल की तरह है। और अब याद करिएगा, जब क्लोज कंटेस्ट था तो आरजेडी 15 सीटें जीत गई थी। आरजेडी वहां पे वो स्थिति नहीं कि आरजेडी का ग्राउंड लेवल पे कोई वर्कर नहीं है। आरजेडी के भी बूथ लेवल पे वर्कर हैं, मजबूत वर्कर हैं। अगर ईडी वहां से डंडा चलाएगी तो लोकल डंडा यहां से भी कोई खड़ा होकर चलाने वाला है। अगर सीबीआई वहां से डंडा लेके आगे आएगी तो लोकल वहां का नेता भी कोई डंडा लेके जरूर खड़ा हो जाएगा। इसका एक मैं इसलिए याद सिर्फ दिलाता चलूं, उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद हो, जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले थे तो जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया था कि अमित शाह ने कुछ 75 की 90 डीएम से डायरेक्टली बात की। याद है आपको? जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा था नाम बताइए, कैसे आप प्रूफ दीजिए, ये सब हुआ था, याद है ना? उत्तर प्रदेश के सारे डीएम से अमित शाह ने बात की थी। उसका पॉलिटिकल जवाब अखिलेश यादव ने क्या दिया था? अखिलेश यादव ने अपने 75 जिले के सारे अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों को फोन करके कहा कि आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि मतगणना स्थल पे 10,000 कम से कम वहां आपके समाजवादी पार्टी के वर्कर्स रहें। और वो चाहे कांग्रेस वहां पे लड़ रही है, चाहे कोई लड़ रही है, आपको 10,000 रहना है, क्योंकि लोगों का डर वहां रहता है। और अगर आपको फिर से याद दिला दूं, बलिया के वो जो एमपी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अगर बेईमानी हुई तो या तो मेरी लाश, कुछ उन्होंने इसी तरह की बात कही थी, या तो मैं यहां से जाऊंगा या रिटर्निंग ऑफिसर यहां से जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में काफी हद तक मतगणना के समय जो बेईमानी होती है उसको करने में काफी रोक लिए थे। काफी जगह नहीं भी रोक पाए थे, लेकिन काफी जगह अरेस्ट कर लिए थे। मुझे ऐसा लगता है, मैं बिहार में मैं रहा हूं, बिहार के इलेक्शन को मैंने हैंडल किया है, कवर किया है। बिहार की जो महागठबंधन के लोग हैं, और खास करके सिर्फ आरजेडी नहीं, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम, ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, ये उस तरह की ब्लेटेंट बेईमानी नहीं होने देंगे बिहार में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उनको जब वेकअप कॉल मिल गई है कि पूरी संभावना है कि बीजेपी बेईमानी करने को तैयार है, तो वो भी अपना, जिसको कहते हैं ना पेशबंदी, वो भी करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। एक चीज और है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं वो सजेस्ट किया है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो आदेश है। जब उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बिहार में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को कंसिडर करना चाहिए और करना होगा। मेरे हिसाब से अब कोई व्यक्ति को इसलिए उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जा पाएगा कि उसके पास आधार नहीं है। अगर उसने आधार लगा दिया तो इनको करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो इनकी मंशा थी, वो ये मंशा थी कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को किनारे कर दो और उसके बाद कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे पेपर मांगो जो सब लोग ना दे पाएं। वो मंशा पे रोक लगी है। इश्यूज़ में ज़रा बता दूं, क्योंकि इश्यूज़ में बीजेपी को दिक्कत है। एक बड़ा इशू यह है कि जातिगत जनगणना की बात है, वो मेरे ख्याल में बिहार इलेक्शन बहुत ज़्यादा, और जातिगत जनगणना के साथ महागठबंधन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये लग रहा है कि बीजेपी उसके अगेंस्ट है। मैं इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि बीजेपी हो। दूसरा, रोजगार के सवाल पे कहीं ना कहीं एक आम उसमें ज़्यादा यह है कि अगर ये महागठबंधन की सरकार आएगी तो शायद रोजगार ज़्यादा मिल जाए बनिस्बत एनडीए की सरकार के। और लास्ट, पीके और आम आदमी पार्टी, लोगों का है ना कि बड़ा नुकसान करेंगे। ये दुधारी तलवार है। पीके हो सकता है या आम आदमी पार्टी का कुछ वजूद ना हो, वोट ही ना मिले, और वो खुद कहते हैं कि या तो मैं 10 के अंदर रहूंगा या मैं 140 के ऊपर रहूंगा, कुछ इस तरह की बात पीके भी कहते हैं। लेकिन पीके केवल इंडिया गठबंधन का वोट काटेंगे, मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं। लोगों का कहना यह है कि पीके के पास एक बड़ा अपर कास्ट वोट उनकी तरफ टूट के आने को तैयार है, जो अदरवाइज ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करता रहा है।
तो चलिए, बिहार का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगा। मैंने जिस तरह से इसको अभी तक समझा है, बीजेपी के लिए मुश्किल दिन हैं। अब बिहार इलेक्शन तक नए क्या डेवलपमेंट होते हैं वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।